वो जो सेफ हेवन अपील थी वो लूज ऑफ हो रही है, वो कूल ऑफ हो रही है, क्योंकि अब ऑप्टिमिज्म बढ़ रहा है कि यूएस और चाइना एक ट्रेड डील की तरफ बढ़ रहे हैं, जब थर्सडे को दोनों के प्रेसिडेंट्स मुलाकात कर रहे होंगे। और अगर ये वाकई ट्रेड डील साइन हो रही है तो ये गोल्ड में, आज किसी ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी थी कि हमारे तो 4000 के टारगेट तो अचीव हो गए, लेकिन अब जिस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं ये शायद 3800 और उसके बाद 3600 जो इसके 100 डे है वहां तक जाने की हो सकता है तैयारी कर रहा है, यानी कि प्रेशर शायद और माउंट हो रहा हो। और ये लॉजिकल भी है क्योंकि एक तरफे मूव्स थे अनसर्टेनिटी के बीच में, अब कूल ऑफ का फेज आ रहा है। तो ऐसे में मुथूट मनप्पुरम दोनों बहुत तेजी इंजॉय करी है, स्टॉक्स ईयर टिल डेट वन ऑफ द बेस्ट मूवर्स रहे हैं। तो मुथूट को इन रेड रख रहा हूं आप, लेकिन सिर्फ वॉच पे रखिएगा। बाटा इंडिया, अब कई क्वार्टर्स हो गए हैं, बाटा का डिसअपॉइंटिंग रन कंटिन्यू कर रहा है। क्वार्टर्स की साल, हाँ मतलब एक्चुअली इज राइट, कई साल हो गए कि बाटा ने कुछ करके नहीं दिया है। और ये कहते रहे हैं जब मैनेजमेंट से इंटरेक्शन होता है कि हम लोग इंटरनल वो रीजिग चल रहा है उसका खामियाजा है, अब वो कब खत्म होगा पता नहीं। इस क्वार्टर में भी आय 4, अब इसमें कुछ हद तक तो खैर जीएसटी वाला भी इंपैक्ट आया होगा। आय 4%, इबिटा 17% गिरा, मार्जिन 280 बेसिस पॉइंट्स गिरे, मुनाफा 70-75% करेक्ट हो गया। तो बाटा के नंबर्स तो खराब है, पर स्टॉक ने भी बहुत कुछ किया नहीं है। हमने बहुत अच्छे लेवल 1600-1700 सब देखे हुए हैं, बाटा करेक्टेड है लेकिन कुछ परफॉर्मेंस आ नहीं रहा है। तो स्ट्रीट का कन्विक्शन लौटे तो लौटे कैसे, इन रेडी रखता हूं मुथूट को और बाटा को आज के लिए। अगले या आखिरी दो कौन से भाई साहब? आखिरी दो में है एक HEG और ग्राफाइट इलेक्ट्रोड स्टॉक्स की भी हम लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो जो स्टील स्टॉक्स हैं इनमें आपको एक अच्छी तेजी नजर आई थी, और हमने डिस्कस किया कि जब भी स्टील कंपनीज अच्छा करती हैं तो ग्राफाइट इलेक्ट्रोड में एक पॉजिटिव कोरिलेशन देखने को मिलता है। कल मुझे ध्यान आता है कि बड़े ग्रोथ के टारगेट जो है इनक्रेड की रिपोर्ट में थे स्टील स्टॉक्स को लेकर, तो HEG इसी बेसिस पर इस स्टॉक को सेंटिमेंटल आधार पर इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा पूरा कैपिटल गुड्स का जो स्पेस है ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। कल हमने थर्मैक्स की बात की थी, हालांकि बहुत बड़ा मूव देखने को नहीं मिला, 1-1.25% की तेजी देखने को मिली थी, लेकिन स्ट्रक्चर कल की 1% की तेजी के साथ और बेहतर हो गया। मन कर रहा था कि एक और दिन उसे शामिल कर लूँ अपनी लिस्ट में, लेकिन फिर छोड़ दिया, नया आइडिया लेके आऊँ। ABB, ये स्टॉक हाई से सिग्निफिकेंटली करेक्टेड है, पूरे स्पेस में एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है, छोटी रेंज में इससे पहले कारोबार देखने को मिला था। तो ABB इंडिया, इस स्टॉक पर आप नजर रख के चल सकते हैं, इन ग्रीन रखा है। लास्ट के दो, कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये बहुत रीसेंट लिस्टिंग, पहला नतीजा, ये स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है। ये अपनी लिस्टिंग हिस्ट्री के हाईस पे ट्रेड कर रहा है। कल भी अहेड ऑफ नंबर्स 4-5% मजबूत था। अब ये लेकिन रीसेंट लिस्टिंग है, इसकी प्राइस डिस्कवरी, लोगों के अट्रैक्टिवनेस बनी हुई है, उस बात का ध्यान रखिएगा। कल जो नंबर्स आए वो डिसअपॉइंटिंग है, मैं खोलता हूं। अब साल दर साल देखूं, है कैपिटल मार्केट स्टोरी, लॉजिकली क्यू ऑन क्यू देखना चाहिए। ईदर वेज मुझे कमजोर दिख रहे हैं। आय देखिए, पिछले साल इसी क्वार्टर में थी 104-105 करोड़, लास्ट क्वार्टर थी 121 करोड़, इस क्वार्टर 107 करोड़। आय साल दर साल फ्लैट है, क्यू ऑन क्यू डिक्लाइन है। मुनाफे पे आता हूं, एक काम करता हूं, टैक्स एडजस्टमेंट्स होंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे चले जाता हूं। दोनों देखूं तो 66 करोड़ का इस बार पीबीटी करा, पिछले साल भी 66 करोड़ का पीबीटी था, लास्ट क्वार्टर 80 करोड़ का पीबीटी था। तो ये नतीजे तो फीके हैं कैनरा रोबेको एएमसी के, लेकिन स्टॉक देखिए गजब लिस्टिंग हुई है, इसको ऐसे करना चाहिए, डेब्यू बढ़िया रहा है। तो अपन सिर्फ वॉच करेंगे, नंबर्स डिसअपॉइंटिंग है, देखते हैं इसके चलते थोड़ा बहुत कूल ऑफ होता है या नहीं होता। और लास्ट, एक बाजार बंद होते ही, मैं कल ना जब तैयारी कर रहा था शो करने का, चेंज वेंज करके जाने की, तभी अपडेट आया था रेगुलेटर सेबी की तरफ से, एक आया। मैं पीएनबी गिल्ड्स को रडार पे रखता हूं। सेबी का प्रपोजल है कि क्यों ना रिटेल का पार्टिसिपेशन डेट सिक्योरिटीज में बढ़ाने के लिए इंसेंटिवाइज किया जाए, यानी कि क्यों ना हायर कूपन रेट दिए जाएं, या फिर इशू प्राइस से डिस्काउंट पे सीनियर सिटीजन्स, महिलाओं और आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल को दिया जाए। रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ाना
डेट मार्केट एक ही नाम हमेशा घूमता है सर में, पीएनबी गिल्ड्स। हालांकि स्टॉक ने जिंदगी में कुछ बहुत ज्यादा किया नहीं है, इन ग्रीन रखता हूँ डेवलपमेंट्स के बीच में। ब्रेक का समय है, दोनों ने 10-10 पूरे कर लिए। ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो इन्हीं 10-10 का क्विक रैप अप। ये है टीवीए टीम और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। सबसे पहले यूपीएल इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। मझगांव डॉक के नतीजे बढ़िया लग रहे हैं। एनटीपीसी ग्रीन में खबरों का असर आपको देखने को मिलेगा। सामी होटल्स इस स्टॉक को भी लिस्ट में शामिल करें। सोना बीएलडब्ल्यू पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अच्छी रिपोर्ट्स है। बीपीसीएल आईओसी के नंबर्स का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। बीएसई, एचईजी और एबीबी इंडिया, इन 3 स्टॉक्स को टेक्निकल पैरामीटर्स पर अपनी लिस्ट में शामिल करें। हाँ, मेरी 10 की टीम भी स्क्रीन पर आ जाएगी तो हो जाएंगे हमारे टॉप 20 पूरे। अलग अलग रीजन से चलते, लाल और हरे रखें। टाटा केमिकल्स, दिलीप बिल्डकॉन, आरवीएनएल, आईओसी, जेके टायर्स, साई सिल्क्स, कला मंदिर और पीएनबी गिल्ड्स इन ग्रीन। गोल्ड करेक्ट कर रहा है, थोड़ा सा नजर रखेंगे। मुथूट फाइनेंस पिछले कुछ दिनों से दबाव बन भी रहा है। बाटा इंडिया और कैनरा रोबेको एएमसी को इन रेड रखा है आज के लिए। चलिए अब बारी आज के मंगलवार के मुनाफे की तैयारी की। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे, गुड मॉर्निंग आपको। लाइए जरा कल का निफ्टी स्क्रीन पे। बढ़िया आगाज हुआ कल इस नए हफ्ते का, एक्सपायरी वीक का। 2.5% 170 पॉइंट के जंप के साथ शुरुआत होती हुई कल का सेशन तो बढ़िया रहा, पर क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा और फर्दर लेग्स हैं इस अपमूव के, इस रैली के? सबके जहन में यही सवाल है, यही पहले ही एड्रेस कर लेते हैं, ऐसा लग रहा है क्या? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए मैं इन सब पर आऊँ से पहले एक आपको चार्ट दिखाता हूँ। एक बार कल का एसबीआई का चार्ट देखिए और एक बार निफ्टी पीएसयू बैंक का चार्ट देखिए आप। मैं क्या होता है ना, हम इतनी बातें करते हैं कि उसमें कई बार जो कुछ चीज़ें जो है ना वो मिस जाती हैं। अभी कल सुबह जब हमारी चर्चा हो रही थी इसमें हमने एक बात की थी कि आप बैंक निफ्टी के बजाय एसबीआई और पीएसयू बैंक्स पर फोकस करिए। और कल जो न्यूज़ आई है वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। अब वो अभी तक ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जो इस सरकार का और आरबीआई का एक मूव, अब मोड बन चुका है ना कि अब यहाँ के पूरे सेक्टर्स को, बैंकों को, फाइनेंशियल्स को रीरेट करना है। और अगर ओवरऑल आपका पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर, आपका एनबीएफसी सेक्टर अगर रीरेट होने जा रहा है, अगर लोगों की जेब में पैसा आ रहा है, कंजम्पशन होनी है, इस मार्केट को कोई रोक नहीं सकता। मैं सच बताऊं, मुझे तो, मैं अपने आप को काफ़ी कंट्रोल करता हूं जब कमेंट्री में मैं, और सच बताऊं ना, एक सेइंग है ना कि अ लायन डजंट कंसर्न हिमसेल्फ विद ओपिनियन ऑफ शीप। ये बीच बीच में, अब जैसे पिछला थर्सडे हुआ था जिसमें गिफ्ट निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर था, लेकिन एक्चुअल ओपनिंग सिर्फ 200 पॉइंट की हुई थी और उसमें उस दिन थोड़ा सा मार्केट नीचे आ गया था। उसमें एक दो लोगों को थोड़ा मौका मिल जाता है, जो थोड़े से एक नेसर्स टाइप के लोग होते हैं ना, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया होता है और जिनको सिर्फ जो दूसरे सक्सेसफुल लोग होते हैं उनको ड्रैग करने में मज़ा आता है। तो वो लोग, देखिए मैं ये बात बार बार इसलिए कहता हूँ कि आप मार्केट में पैसा बनाइए एट द एंड ऑफ द डे, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। पैसा है बाकी सब नॉइज है इस मार्केट में। इस मार्केट में पैसा बनाइए, इस मार्केट में बड़ा पैसा है। इस मार्केट ने इतना कुछ झेला है पिछले 1 साल में, उसके बाद ये मार्केट गिरा नहीं। उससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए था कि जब मार्केट में पॉजिटिव क्यूज आएंगे उसके बाद ये मार्केट रुकेगा नहीं। अब देखिए, जिन्होंने इस मार्केट में कॉन्फिडेंस रखकर बाय किया, उन्होंने क्या शानदार पैसा बनाया। वैसे भी खैर देखिए, ये सीरीज बहुत शानदार रही है। मैं जैसे एक लाइन ले रहा हूँ, जैसे दिल्ली दूर नहीं है अब, और मोर और लेस वी आर देयर ना। मतलब क्या 26,000 26,200 में क्या फ़र्क है? मतलब वो कोई, मतलब ये तो कहने की बात होगी, वरना कोई, आप ऑल टाइम हाई पर हैं फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेस। इस सीरीज़ में निफ्टी 5.5% चला है, मिड कैप करीब 6% चला है। 5.5% मिड निफ्टी और मिड कैप करीब 6%। कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसने नेगेटिव रिटर्न दिया इस सीरीज़ में, मतलब नॉट इवन वन।
कोई मैंने पूरे के पूरे सेक्टर्स खंगाले सुबह सुबह, एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें नेगेटिव रिटर्न है, सब में पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। और जो लीडरशिप वाले पॉकेट्स हैं उन्होंने इस मार्केट को लीड करा है। और 8 सेक्टर्स, जी हाँ 8 सेक्टर इंडेक्स हैं जिनमें कम से कम 5% की रैली हुई है। अगर आपने कुछ नहीं करा, सिर्फ अपनी इंडेक्स की पोजीशन को बना के रखा, उसी में इतना पैसा बना। मैं आपको रिटर्न्स दिखाता हूँ, आंखें फट जाएंगी आपकी। ये सेक्टर के इंडेक्स हैं, सेक्टर के रिटर्न्स हैं, इस महीने के रिटर्न है, ये ध्यान रखिएगा। कैपिटल मार्केट 13%, रियल्टी 10%, आईटी 7.3%, निफ्टी बैंक 6.4%, पीएसयू बैंक 6.2%, फाइनेंस 5.8%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 5.7%, हेल्थ केयर 5.1%। हेल्थ केयर, आईटी, बैंक्स, मतलब रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ और रियल्टी, कैपिटल मार्केट, सब कुछ चला है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो नहीं चला है। निफ्टी पे ऑल टाइम हाई से ज़्यादा दूर नहीं है। मज़ा आता कि आज ही ऑल टाइम हाई लग जाता, एक्सपायरी है, लेकिन आज थोड़ा सा एक्सपायरी के फैक्टर्स की वजह से शायद ना लगे, लेकिन नवंबर में ऑल टाइम हाई लगना चाहिए। ये संवत हमारा है, और मैं हमसे मेरा मतलब पूरे देश की बात करता हूँ मैं। ये हमारा संवत है। इस साल इतना पैसा बनेगा आपका। इस साल जैसे मैं कह रहा हूँ ना, ये साल लालची बनने वाला साल है। पिछले साल हमने एक व्यू लिया था कि थोड़ा सा संभल के चलने वाला साल था। ये साल अब लालची बनने वाला साल है। इस बाजार में पैसा वो बनाएंगे जो, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, जो नेसेस बनने के बजाय अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा खुशी लाइए। जो लोग जिस तरह से मायूस रहते हैं ना, हर समय हल्की सी एक दिन की मार्केट की गिरावट आ जाती है, रोने आ जाते हैं या फिर वो करने आ जाते हैं, ट्रोल करने आ जाते हैं। अरे थोड़ा सा अपने, मैं कहता हूँ थोड़ा सा घूमने फिरने जाइए, कुछ अच्छी जगह जाइए, थोड़ा सा लाइफ में एंजॉय करिए। थोड़ा लाइफ बहुत अच्छी होती है, थोड़ा सा उसको एंजॉय करिए, पैसा बनाइए, और थोड़ा सा अगर एंजॉय नहीं करना थोड़ा चैरिटी करिए, दोनों करिए मैं तो कहता हूँ। लेकिन मेन चीज़ ये है कि इस मार्केट में पैसा बनाइए। दिल्ली दूर नहीं है भाई साहब, और गजब का अपफ्रंट कमेंट्री आती हुई, जोश भर दिया होगा सबके लिए। आइए आप डिटेल में आज किस सेशन का अप्रोच रखेंगे, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी की हम सबको करनी है तैयारी। पहले हेडलाइंस, उसके बाद सब कुछ ड्रिल डाउन करते हैं। हर सुबह की करें शानदार शुरुआत, सबसे सॉलिड रिसर्च, सटीक सलाह, बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज और साथ में मुनाफे वाली रणनीति। कीजिए मुनाफे की तैयारी हमारे साथ। देखिए सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मंगलवार की सुबह, मंथली एक्सपायरी का दिन। शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। अक्टूबर की मंथली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों के लिए अच्छे संकेत। एफआईएस के लॉन्ग शॉर्ट रेशो 26% के करीब। गिफ्ट निफ्टी दे रहा है 26,000 के ऊपर खुलने के संकेत। एशिया मजबूत। उधर अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील की उम्मीद से रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए यूएस इंडिसेस। अमेरिका और चीन के बीच डील होने की उम्मीद से सोने चांदी की कीमतों पर दबाव। इंटरनेशनल मार्केट्स में $4,000 के नीचे फिसला सोना, तो चांदी में $46 के करीब हो रहा है कामकाज। कल आने वाले फेड के फैसले पर भी बाजार की नजर। एबी कैपिटल में आज ब्लॉक विंडो में 1600 करोड़ की ब्लॉक डील संभव। एडवेंट बेच सकता है अपना पूरा 2% हिस्सा, करीब 304 के भाव पर हो सकती है डील। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। अनुमान से अच्छे रहे दूसरी तिमाही में आईओसी के रिजल्ट्स। तिमाही आधार पर मुनाफा 34% बढ़ा, मार्जिन में भी दिखा सुधार। वहीं सोना बीएलडब्ल्यू का प्रॉफिट और रेवेन्यू उम्मीद से कहीं बेहतर, लेकिन मार्जिन पर प्रेशर। इंडस टावर के अच्छे नतीजे। एबिटा लेवल पर बढ़िया प्रदर्शन। क्वार्टर ऑन क्वार्टर मुनाफा 6% बढ़ा, मार्जिन में भी सुधार। इधर मजगांव डॉक के भी अच्छे नतीजे। मुनाफा 28% उछला, मार्जिन भी 18.5% से बढ़कर 23.7% हुआ। और आज आएंगे ऑटो दिग्गज टीवीएस मोटर्स के रिजल्ट। 45% बढ़ सकता है टीवीएस का मुनाफा, मार्जिन में भी सुधार संभव। साथ ही श्री सीमेंट्स, जेएसएल समेत वायदा की 4 और कंपनियों के नतीजों का रहेगा इंतजार। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब आज के क्यूज पर आते हैं आशीष। और आज ज़्यादा क्यूज हमारे पास है नहीं, इन द सेंस कि आज किसी बड़े नंबर पर रिएक्शन नहीं है। एक आध नंबर है आईओसी वगैरह, लेकिन वो कोई बहुत बड़े नंबर्स नहीं हैं।
और ना ही किसी इंडेक्स की किसी बड़ी कंपनी का नंबर आना है। आज जितने भी नंबर्स आने हैं वो ज़्यादातर जो है वो आउटसाइड द इंडेक्स वाले नंबर्स हैं। एक बार लिस्ट रख देता हूँ आपके सामने, फिर भी 5 नंबर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। टीवीएस मोटर, अदानी ग्रीन, श्री सीमेंट, जेएसएल और कैम्स। अब इनमें से सिर्फ एक टीवीएस मोटर है जो सेक्टर मूविंग है। टीवीएस मोटर के नंबर्स पर टू व्हीलर स्टॉक्स में नॉर्मली एक मूव आता है। टू व्हीलर पैक का सबसे शानदार स्टॉक रहा है। पिछले 10 साल में ये स्टॉक 100 गुना भागा है करीब करीब उस हिसाब से। तो ये एक स्टॉक होगा जिस पर आपकी बेसिकली एक नज़र रहेगी। लेकिन इसके अलावा हमारे पास नंबर्स पर रिएक्ट करने के लिए कुछ नहीं है, ट्रेड डील पर भी कुछ बहुत ज़्यादा बात करने को नहीं है, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव हैं। उसके अलावा टेक्निकल फैक्टर्स पर आज हम बेसिकली फोकस करने वाले हैं। और टेक्निकल फैक्टर्स क्यों? क्योंकि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की, आज सारे इंडेक्स की, स्टॉक्स की, पूरी बेसिकली एनएससी की मंथली एक्सपायरी है। देखिए एनएससी की मंथली एक्सपायरी मेन होती है, बीएससी की मंथली एक्सपायरी तो अब सिर्फ वो 2 इंडेक्स का ही खेल है, उसमें तो कोई बहुत बड़ा इशू होता नहीं है। यहाँ पर स्टॉक्स वगैरह सबकी एक्सपायरी है, इस वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट आज मैटर होगा हमारे लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट होगा आज ऑप्शन राइटर्स की रेंज को रिस्पेक्ट करना। देखिए सबसे ज़्यादा बिल्डअप कहाँ है? 26,000 की कॉल में, और 26,000 की पुट ले लेते हैं, वैसे 25,900 की भी पुट ले सकते थे आप। अगर उनके डेटा को आप कंबाइन करेंगे तो कुल मिलाकर करीब करीब इन दोनों का प्रीमियम मिलाकर आ रहा है करीब करीब 140 रुपये। तो 26,000 में अगर आप 140 रुपये ऐड करें और 140 पॉइंट्स सब्ट्रैक्ट करें तो एक ऑप्शन राइटर की रेंज बनती है 25,860 से लेकर 26,140। और 26,140 का सिग्निफिकेंस इसलिए भी है कि पिछले थर्सडे के हाई से जस्ट ऊपर है। पिछले थर्सडे आई थिंक हम 26,120 के करीब थे। हाँ 26,104 हाई था। 104, हाँ 104। तो ये एक बेसिकली मोटा मोटी रेंज है 25,860 से 26,140। तो इसका मतलब अगर 26,140 क्रॉस हुआ, वैसे मुझे लग रहा है कि 26,140 तक की तो जगह है आज, 26,140 क्रॉस हुआ तो और बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। देखिए ये मार्केट अब 26,000 पर रुकने वाला नहीं है। अगर 26,000 पर इस मार्केट को रुकना होता ना, अब तक ये मार्केट 25,700 पे आ चुका होता, अगर रिजेक्शन मिलना होता 26,000 पर तो। और बैंक निफ्टी के लिए यही ऑप्शन की रेंज होगी। अगर आप 58,000 की कॉल और पुट का ओपन इंटरेस्ट कंबाइन कर लें, मोटा मोटी 57,700 से लेकर 58,400 के करीब, तो 57,700 से 58,400 के बीच। तो अप्रोच ये रहेगी कि किसी भी कारण से अगर इस रेंज के लोअर एंड के आसपास मिल जाए, लोस पे तो ना मिले शायद, लेकिन आसपास मिल जाए, तो वो एक आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अच्छा, एफआईआईस की जो शॉर्ट पोजीशन है ना, वो शायद आपको याद होगा जब हम पिछली सीरीज की शुरुआत की थी तो 1,75,000 पर थी। इस बार शायद 75,000 के भी नीचे आ जाए। वैसे मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि और नीचे आ जाए। मैं तो एक होप ये भी लेकर चल रहा हूँ कि 50,000 के भी नीचे आ जाए एफआईआई की शॉर्ट पोजीशन ना। इस बाजार का सबसे बड़ा क्यों रहा है शॉर्ट कवरिंग। ये बाजार क्यों चला है? इवेंचुअली ये बाजार शॉर्ट कवरिंग की वजह से चला है, क्योंकि इस बाजार में शॉर्ट ने हद पार कर दी थी। जब सीरीज की शुरुआत हुई थी, जब हम बात कर रहे थे 1,76,000 शॉर्ट थे एफआईआईस के, और निफ्टी का लेवल था 24,611। अब ये नंबर आ गया 1,07,000 का, और निफ्टी का लेवल आ गया है 25,966। वो देखिए 24,911 से 25,966। पिछली 30 तारीख को सितंबर को मंगलवार था, ये उस दिन का डेटा है। उस दिन 1,76,000, मतलब मैं देख के हैरान रह गया था कि इस लेवल पे, मतलब हमने 1,76,000 के शॉर्ट्स देखे, लेकिन सीरीज की शुरुआत में इतने शॉर्ट्स नहीं देखे थे। एक हमेशा बात हुई थी कि शॉर्ट मार्केट है तो चलेगा, लेकिन ट्रिगर चाहिए। शॉर्ट तो मार्केट 4 महीने से था, इस बार ट्रिगर आया मार्केट को। इस बार ट्रिगर्स मिले मार्केट को अर्निंग सीजन की तरफ से, और थोड़ी सी बस एक ट्रेड डील की उम्मीद से। बस ये 2 फैक्टर्स रहे, और उस वजह से इस लेवल की शॉर्ट कवरिंग आई। हाँ एक चीज़ है, अब मार्केट के पास नवंबर सीरीज में शॉर्ट कवरिंग का क्वेश्चन शायद ना हो। अब अगर मार्केट को यहाँ से चलना है, एक हम कहते हैं ना कि एक इजी वे डन। अगर आप जैसे वेट लूज करना स्टार्ट करते हैं, पहले 7-8 किलो हो जाता है, उसके बाद अगले 7-8 किलो उतनी स्पीड पे नहीं होते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो अब ये जो इस पेस से मार्केट बढ़ा है, हो सकता है थोड़ी सी पेस कम हो जाए कुछ समय के लिए, नवंबर में थोड़ा सा पेस आपका कम हो जाए, लेकिन मोमेंटम मार्केट का अभी भी पॉजिटिव ही है। इंटरेस्टिंग। ये एक्सपायरी के दिन के लिए अपफ्रंट बातचीत, लेकिन आएंगे, ड्रिल डाउन करेंगे एक्सपायरी की स्ट्रैटेजी और एक्सपायरी के की लेवल्स टू वॉच आउट फॉर। लेकिन पहले, क्योंकि शुरुआत शो की जिस तरह की ऑप्टिमिज्म की बात हुई है ना, उससे अब लग रहा है कि अब बाजार में रणनीति होनी क्या चाहिए। अगर इस तरह का जोश है, इस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं, तो हमारी अप्रोच मार्केट्स को लेकर। देखिए सिंपल चीज़ है। पहली बात तो इस मार्केट में भरोसा रखें। ये मार्केट आपको कुछ कह रहा है, जिस तरीके से मार्केट चला है। अच्छा एक चीज़ आपको बताऊँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग रहें, और
इस मार्केट में ना करेक्शन से डरे नहीं, बल्कि करेक्शन का स्वागत करें। एक्चुअली इस मार्केट में जो भी नेगेटिव साउंड कर रहा है ना, और जो भी आगे कर रहा है कि नहीं मार्केट यहाँ से गिरेगा, उसने रैली मिस की है, बात खत्म, बस और कुछ नहीं है। जो भी कह रहा है ना इस मार्केट में कि अब करेक्शन आएगी, वो उसने रैली मिस कर दी है। वो कॉल फॉर करेक्शन नहीं है, वो होप फॉर करेक्शन है। अब वो लोग चाहते हैं कि हमें मार्केट करेक्शन दे ताकि हमें फैंसी एंट्री मिल जाए। अभी मार्केट आपको 24,000 पे एंट्री नहीं देगा, भूल जाइए उसको। 24,000 पे एंट्री उसने ली जिसने इस मार्केट में कॉन्फिडेंस दिखाया, कन्विक्शन दिखाया उसको। अब आप ये नहीं हो सकता कि सब कुछ पॉजिटिव होने के बाद ट्रेड डील भी आ जाए, ये सब कुछ हो जाए, उसके बाद आप बोले अब मैं मेरे भाव पे लूंगा। अब वो नहीं होता स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में आपको, जैसे मैं एक चीज़ बार बार कहता हूँ, भाव और भावना दोनों आपको साथ में नहीं मिलेंगी। या तो आपको भाव अच्छा मिलेगा या आपको सेंटीमेंट अच्छा मिलेगा, दोनों चीज़ें नहीं होंगी। आप चाहते हैं कि सब कुछ सेंटीमेंट ही बहुत अच्छा हो और उसके बाद बहुत अच्छा है, उसके बाद मैं 23,000 पे ले लूँ। 23-24,000 पे वो लेगा जिसको उस समय लग रहा था कि यार मार्केट में तो कोई ना अर्निंग्स ग्रोथ है, ट्रेड डील का भी पंगा है, FII भी सेल कर रहा है। 23,000 पे उसको एंट्री मिली थी, 24,000 पे उसने एंट्री ली थी जिसने मोमेंटम में एंट्री ली थी। ठीक है, आपको याद होगा एक बार हमने बात की थी कि अगर निफ्टी 22,000 आ जाएगा तो 10 महीने की निफ्टी की SIP करेंगे। वो देखिए, आप वो उस समय किसी का कॉन्फिडेंस था क्या कि 22,000 पे लेने का? लेकिन मार्केट ने सबसे ज़्यादा किसको रिवॉर्ड करा होगा? जिसने उस समय वो हिम्मत दिखाई। ठीक है, तो लेकिन आप किसी भी कारण से, आपको देखिए 24,000 तो नहीं मिलने वाला, किसी भी कारण से आपको 25,000 से 25,500 मिल जाए। अच्छा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये आएगा, लेकिन अगर किसी कारण से मिल जाए आपको तो लपक के ले लें फिर 25,000 से 25,500। लेकिन इस लेवल का आप वेट नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है ना, वेट करने के चक्कर में तो ट्रेन और आगे निकल जाएगी। तो उसका तरीका ये होता है, आप थोड़ा सा 2%, 3%, 5% जितनी आपकी श्रद्धा हो वो आज ही ले, फॉर एग्जांपल, चाहे भले ही 26,000 पर आपको लेना पड़े। और उसके बाद अगर मार्केट नीचे आए तो आप एवरेजिंग करें फिर लोअर लेवल पर। लेना तो आपको हाई पर ही पड़ेगा। अब ये तो आप मार्केट का रूल है, आप समझ के चलिए। अगर आपने लो पे नहीं लिया तो हाँ, अगर नीचे आया तो अपनी पोजीशन जोड़ें। अरे ये हमारी मार्केट में एक और चीज़ बताऊँ आपको, 3 साल पिछले केस स्टडी रहे। ये मार्केट इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों के लिए है। जब मार्केट कमज़ोर था तब हमने एक व्यू लिया था कि आप ETF के थ्रू बाइंग करें। जब मार्केट में मोमेंटम आया तब हमने एक व्यू लिया कि अब आप लॉन्ग हो जाएं और इसमें अपनी पोजीशन को कैरी करें वाया फ्यूचर्स, ऑप्शंस, जैसे भी करना है आपको। और भारतीय बाजार में ना बड़ा पैसा बुली बनाता है। बेयर का बीच बीच में दौर आता है, 3 महीने का, 6 महीने का, इस साल 1 साल का दौर आया थोड़ा सा। उसमें भी बेयर ने कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बनाया कि बहुत ज़्यादा पैसा बना लियो, लेकिन बुल्स का कम पैसा बना। तो अभी भी मेरा ये मानना है कि यहाँ से लार्ज कैप में बड़ा पैसा बनेगा। और मैं एक चीज़ बोलूँ ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ निफ्टी पे फोकस करिए, या तो निफ्टी फ्यूचर्स, या फिर अगर आप इन्वेस्टर हैं तो निफ्टी का ETF। इसी में पैसा बन जाएगा बहुत ज़्यादा, और कुछ आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। जब स्टॉक ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, हम स्टॉक्स की बात करेंगे वो अलग बात है, लेकिन ज़रूरत नहीं है आपको। जब इंडेक्स में इतना मोमेंटम है तो इंडिविजुअल स्टॉक का रिस्क लेने की ज़रूरत ही क्या है आपको? इंडेक्स में रहें, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्टिंग, ये है मार्केट की इस तेजी को भुनाने का तरीका। जिन्होंने हमारे साथ हिम्मत दिखाई, कमेंट्री रोज सुबह सुनी थी जब पेन में था ये मार्केट, वो तो बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। जिन्होंने बस को मिस करा है, अभी भी हल्का बहुत इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें, पैसा झोंकें, और बाजार अगर लकी रहे, आप करेक्ट करें तो और ऐड करने की कोशिश करें। ये है रणनीति अभी यहाँ पे। आइए अब आज के इंटरेस्टिंग चार्ट GPT सेगमेंट की तरफ बढ़ा जाए। गुड प्रोबेबिलिटी, थीम्स और स्टॉक्स के आइडेंटिफिकेशन, क्या क्या रडार पे यहाँ पे आज? सबसे पहले तो PSU बैंक निफ्टी। देखिए, अब ये PSU बैंक निफ्टी का मंथली रेशो चार्ट है। और एक बार ना आप जरा निफ्टी PSU बैंक का भी मुझे 1 महीने का चार्ट दिखा दीजिए। ये उनके लिए जो बहुत जल्दी मार्केट में किसी मूव से डर जाते हैं। ये हम डेकेडल ब्रेकआउट कर रहे हैं स्टॉक्स में, वैल्यू है यहाँ पर। सरकार कह रही है कि अब हम चाहते हैं कि बाहर के लोग आएँ और हमारे PSU बैंकों में इन्वेस्ट करें। पूरा का पूरा बैंकिंग यूनिवर्स का नैरेटिव बदल दिया गया है। आप देखिए, 1 महीने में 2 अप्रूवल आ गए। एक मतलब 1 महीने में, 1 साल में 2 अप्रूवल आ गए। एक येस बैंक का पूरा टेक ओवर हो गया, एक RBL बैंक का भी हो ही जाएगा वो भी। तो यहाँ पर एक नैरेटिव शिफ्ट है एक। तो खैर जो भी है, ब्रेकआउट है बहुत शानदार। 15 साल के ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट है। 15 साल का ब्रेकआउट मतलब बहुत मैसिव चीज़ है। यहाँ से कुछ PSU स्टॉक्स सेलेक्टिवली, कुछ PSU स्टॉक्स यहाँ से 1 से 2 साल में डबल होंगे। जी हाँ, अब आप मान के चलिए इस बात को। और निफ्टी के मुकाबले खैर आउट परफॉर्मेंस है। मैं आपको 2 चार्ट दिखाता हूँ। मैं अपने आप को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट रखता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे स्टॉक में मैं जाता नहीं हूँ।
क्योंकि वो बहुत इजी वे आउट होता है, लेकिन हम वो इजी वे आउट लेते नहीं हैं आशीष, ये एज ए पॉलिसी चैनल पर। वरना एक दो छोटे स्टॉक अगर हम बोल दें तो उसमें ऐसे पड़ जाएंगे। वो ऐसे सर्किट लग जाएगा, उसमें कोई मतलब उसमें जब बाद में जो लोग फंसेंगे हमको उनका भी ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं है ना, मतलब कोई भी आप बोल दें स्टॉक और वो सर्किट लग जाए, उसमें कोई हमारी खुशी नहीं होनी चाहिए एक्चुअली, वो हमारे लिए थोड़ा सा डेंजरस होना चाहिए। खैर एनीवे, मैं आपको जो 2 स्टॉक बता रहा हूँ वो हैं कैनरा बैंक और SBI। पहले आएगा कैनरा बैंक का चार्ट। कैनरा बैंक में 15 साल का एक ब्रेकआउट है, 2010 के ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस से इसमें एक ब्रेकआउट आया। अरे देखिए, अब जरूरी नहीं कि ये स्टॉक आज की आज चलें, ये स्टॉक्स में हो सकता है क्योंकि बहुत बड़े मूव्स आ चुके हैं और हमने तो कितनी बार इन स्टॉक्स को कवर किया है। बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आएंगी, लेकिन अब ये स्टॉक्स में एक मोमेंटम बहुत शानदार है। 14 साल की ऊंचाई पर है भाव, यहाँ पर 82% रोल ओवर है। आई थिंक सबसे सेफ स्टॉक इस समय अगर है तो लिटरली जिसे कहते हैं ना सेफ, वो है SBI। देखिए आप, हमने कितनी बार चर्चा में आया है हमारे, और जब इसने बस एक बार वो 900 का लेवल क्रॉस किया उसके बाद ये रुका नहीं है स्टॉक का। अब 922 पर है, एक वीकली चार्ट पर शानदार ब्रेकआउट है, यहाँ पर 5 हफ्तों से तेज़ी है इसमें, और यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन भी है। तो PSU बैंक इंडेक्स और SBI और कैनरा बैंक, बस अपने आपको इन 3 में रखेंगे हम यहाँ पर। इसके अलावा 2 IT के स्टॉक्स मेरे रेडार पर आए, दोनों कैश के स्टॉक हैं वैसे। पहला है FSL, फर्स्ट सोर्स लिमिटेड। शानदार ब्रेकआउट है यहाँ पर, और ये देखिए इसमें किस तरीके का मूव आया। ध्यान रहे अगेन, कल काफ़ी चला ये स्टॉक, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। लेकिन ब्रेकआउट है 20 डे मूविंग एवरेज के, सिर्फ 5 डे की 5 टाइम डिलीवरी वॉल्यूम्स यहाँ पर, और एक ही कैंडल में काफ़ी बड़े मूव्स आए हैं यहाँ पर। KPIT टेक नेक्स्ट स्टॉक है, यहाँ पर हायर हाइज और हायर लोज बने हैं। काफ़ी वोलेटाइल स्टॉक है, काफ़ी गिरा था पिछली करेक्शन में, लेकिन अब यहाँ पर अच्छे मूव आने शुरू हुए हैं। एक और स्टॉक लेकर आइए, कॉनकोर। ये अरसों के बाद लिस्ट में आया है कॉनकोर। ये देखिए यहाँ पर भी अगेन थोड़ा सा वोलेटाइल स्टॉक है, लेकिन कुछ रेलवे स्टॉक्स ने अब चलना शुरू करा है, तो कॉनकोर में थोड़ा सा मूव्स हैं। भारती एयरटेल, आई थिंक हम लगातार, हमारा ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक रहा है भारती एयरटेल। कल फ्रेश ऑल टाइम हाई लगा भारती एयरटेल में, 76% रोल ओवर है, और ये ड्रीम स्टॉक है। ड्रीम स्टॉक मतलब आप सोचिए, करेक्शन आती है, ठीक ठाक करेक्शन आती है, उसके बाद फिर फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाता है, और ये 6 साल का ट्रेंड है इसका। हर साल ये इस तरीके का ट्रेंड आपको देता है। प्रेस्टीज, यहाँ पर भी हायर हाई हायर लो। उसके बाद ऑयल इंडिया, यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल से ब्रेकआउट मिला है आपको। ऑयल इंडिया का चार्ट दिखा दीजिए। हालांकि ऑयल इंडिया में एक फैक्टर ये भी है कि क्रूड बढ़ा है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट ऑयल इंडिया को देखने को मिला है, और सेम रीज़न से MRPL, यहाँ पर भी अगर रिफाइनिंग मार्जिन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आएगी, यहाँ पर भी एक गोल्डन क्रॉसओवर बना है। तो ये आज के चार्ट GPT स्टॉक्स है। इंटरेस्टिंग। सरकारी बैंक, जिसकी कल सुबह से कितनी बार चर्चा हुई थी, सरकारी बैंक एज अ स्पेस बेहद अट्रैक्टिव, और उसमें भी कैनरा बैंक 15 साल का ब्रेकआउट, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक सेफ स्टॉक, बढ़िया वीकली चार्ट दिखा के दिखाया था कैसा पोजीशन है। IT और उसमें कैश के कुछ स्टॉक्स, फर्स्ट सोर्स कल बहुत गजब एक तरफा मूव था, शानदार ब्रेकआउट आता हुआ। KPIT टेक हायर हाई हायर लोज बनाता हुआ। कंटेनर कॉर्पोरेशन, भारती एयरटेल, प्रेस्टीज एस्टेट्स। भारती एयरटेल तो कल ट्रेड भी पकड़ा था, फ्रेश ऑल टाइम हाईज भी जड़ता हुआ दिन के दौरान नजर आया था। ऑयल इंडिया में एक ब्रेकआउट है, और MRPL लाइकवाइज एक गोल्डन क्रॉसओवर का कैंडिडेट। ये है आज के बेहतरीन थीम्स और स्टॉक्स चार्ट GPT में। कुछ देर बाद बिग स्टॉक्स की बारी आएगी, उससे पहले जरा आज के ट्रेड सेटअप की तरफ बढ़ा जाए। कल के अच्छे हफ्ते के शुरुआती सेशन के बाद गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है हम इन ग्रीन ही शुरुआत करेंगे, 1/3% के आसपास का उछाल। प्लीज दिखाइएगा हमारे एशियन पियर्स स्क्रीन पे। आज सुबह जब देखा था तब तो कल, क्योंकि हमारे साथ साथ एशिया ने बहुत अच्छा, कल ग्लोब में रिस्क ऑन था, हमसे तो कहीं अच्छा एशिया कई सारे मार्केट्स कर रहे थे। आज सब थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मूड में चले गए कल एक तरफा मूव्स के बाद, तो मिला जुला सा रुझान आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। पर यूएस का हैंडओवर स्ट्रांग है, वो लग भी रहा था जब कल 3:30 बजे हम सेशन की समाप्ति कर रहे थे, उस समय यूएस के फ्यूचर्स थे 2/3 से 1.25% ऊपर, 2/3 से 1.25% ऊपर। एक्चुअल सेशन में उससे भी अच्छी तेजी, 3/4 से 2.25% की मजबूती। और आज सुबह के फ्यूचर्स इस समय एज वी स्पीक फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है, तो हैंडओवर एक्चुअली अच्छा हो गया, तब अब की पहली प्लेट दिखाएगी। अच्छा, कुछ बदला नहीं है, कल सुबह जो 2 पॉजिटिव्स हाईलाइट कर रहा था वही प्ले आउट हो रहे थे वहां पे। कल यूएस के मार्केट्स ने रिकॉर्ड हाईज जड़े, तो हमारे जैसे हफ्ते की बढ़िया शुरुआत हुई, उनकी भी हफ्ते की बहुत बढ़िया शुरुआत हुई।
और ऐसा नहीं है कि जो 3 बेंचमार्क्स दिखते हैं, रसल 2000 भी अपने ऑल टाइम हाइस पे, तो चौतरफा बहुत बढ़िया बाइंग यूएस में हो रही है। क्यों हो रही है? 2 रीजंस। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, वो ऑप्टिमिज्म थर्सडे की, परसों की ट्रंप और शी जिनपिंग की मीट को लेकर। उससे पहले लग ऐसा रहा है कि कूल ऑफ हो गए हैं टेंशंस चाइना के साथ, दोनों नेशंस ने एक फ्रेमवर्क पे एग्री कर लिया है, जब मुलाकात होगी तो एक पोटेंशियल ट्रेड डील साइन हो रही होगी। दूसरी तरफ फेड की 2 दिनों की बैठक आज से शुरू होने जा रही है। लार्जली अब स्ट्रीट डिस्काउंट कर रहा है 25 बेसिस पॉइंट का कट कल आ रहा होगा, प्लस ऑप्टिमिज्म इस बात का भी है कि जब जेरोम पॉवेल साहब कल रात में 12 बजे अपनी स्पीच दे रहे होंगे तो शायद एक सटल इंडिकेशन दे रहे होंगे, होप कर रहा है स्ट्रीट कि दिसंबर में भी एक कट की तरफ फेड बढ़ रहा होगा। ये डिस्काउंटिंग चल रही है, इन्हीं का ऑप्टिमिज्म था जो स्क्रीन पे इस तरह की तेजी बनी। तो फेड की मीट कल है, और कल और परसों ध्यान रखिएगा, अब तक उनका भी नतीजों का सीजन हमारी तरह अच्छा रहा है, पर कल और परसों में उनकी जो मैग्निफिसेंट 7 है ना, उसमें लार्जली 5 स्टॉक से कल और परसों नतीजा आने वाले हैं। S&P 500 का 1/4 वेटेज के नंबर 2 दिन में आने वाले हैं, तो दिन उनके लिए भी आने वाले इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बहुत ज्यादा। देखते हैं इवेंट्स कैसे अनफोल्ड होते हैं। ये तो ग्लोब की तस्वीर, बढ़िया हैंडओवर है यूएस से। 2 चीजें और दिखा देता हूं। सोना, जो हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन करा था, कल इंट्राडे में इंटरनेशनल मार्केट्स में $4000 के नीचे तक स्लिप हो गया था, अभी भी उसी जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, फिर आ गया नीचे। लीजिए 4400 से 4000 के नीचे स्लिप होता हुआ, और सोना करेक्ट सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो जो सेफ हेवन अपील थी वो ठंडी पड़ रही है, क्योंकि चाइना और यूएस में रिलेशनशिप बेहतर होने की उम्मीदें जगी हुई हैं। दूसरी तरफ कच्चा तेल, इतने सारे डेवलपमेंट, रशियन सैंक्शंस लगे, ट्रेड डील का ऑप्टिमिज्म, उसके बावजूद कुछ नहीं कर रहा है। और इसमें एक और तड़का ऐड हो गया है। संडे को ओपेक प्लस की बैठक है, जिसमें अब माना जा रहा है ओपेक प्लस शायद एक और मॉडेस्ट सा प्रोडक्शन इंक्रीज का फैसला ले सकता है अपने बैठक में। तो और रीजन बन गया कच्चे तेल के कूल ऑफ होने का। यह है ग्लोब के समीकरण। हैंडओवर बढ़िया है, कच्चा तेल सारे कंसर्न्स के बीच ठंडा पड़ा हुआ है, बस हाँ बुलियन करेक्ट हुआ है थोड़ा सा। लेकिन हमारा अपना सेटअप, एक्सपायरी से 1 दिन पहले की पेनल्टीमेट सेशन की कहानी, एडिटर साहब की जुबानी, कैसा लग रहा है? सेटअप बढ़िया है। सेटअप में क्या तकलीफ है? देखिए, खैर मैं तो थोड़ा सा, चश्मा भी ग्रीन है तो इसके लिए मेरे को ग्रीन ही दिखाई देता है, तो इसके लिए तो क्या ना आशीष, मैंने ना लाइफ में एक चीज़ सीखी है कि लाइफ में अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे और ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखेंगे तो बढ़िया है। नेगेटिव रख के क्या ही कर लेंगे, मतलब चेंज तो कुछ होगा नहीं, आप चेंज तो कुछ कर सकते नहीं है, तो एटलीस्ट जो पॉजिटिव है उसी को एंजॉय कर लीजिए। तो इसी के लिए मैं तो हमेशा कहता ना कि एक हैप्पीनेस एंड ग्रैटिट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके पास है उसके लिए। ठीक है, मतलब 2500 करोड़ का कैश आया है, ग्रैटिट्यूड है उसके लिए। 56 करोड़ की एफआई की सेलिंग है, उसमें भी ग्रैटिट्यूड है कि ज़्यादा नहीं बेचा। और एक बार टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर, यानी वो ग्राफ आएंगे आपकी स्क्रीन पर, किस तरीके से एफआईएस की बाइंग और सेलिंग है। ठीक है, 56 करोड़ की सेलिंग हम आराम से अब्जॉर्व कर सकते हैं। हमने तो 5600 करोड़ की सेलिंग अब्जॉर्व करी थी, वो भी दिन की, तो 56 करोड़ क्या चीज़ है हमारे लिए। और ये देखिए, ये DI 56 करोड़ की सेलिंग तो हमारा आज की डेट में मुंबई में एक बिल्डिंग है, वहाँ के ट्रेडर ही अब्जॉर्व कर लेंगे, इतनी मतलब हमारी अब मार्केट की डेप्थ है। खैर, नेट कैश है मार्केट में। अब आते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स एंड पोजीशनिंग पर। यहाँ पे देखते हैं एक्सपायरी वाले दिन किस तरीके की पोजीशनिंग है। 57,000 के करीब लॉन्ग है और 1,65,000 के करीब शॉर्ट हैं ये एफआईएस की तरफ से, और क्लाइंट्स के 1,72,000 लॉन्ग है। अब चेंज देखिए आप, क्लाइंट्स ने कल थोड़े से लॉन्ग कवर किए अपने, लेकिन एफआईएस ने, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, कल लॉन्ग और शॉर्ट दोनों जोड़े हैं। ये मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। आई थिंक ये थोड़ा सा रोल ओवर का भी मामला है, थोड़ा सा कुछ लोग शायद रोल ओवर करना चाहते हैं शॉर्ट साइड पर। गुड लक टू देम, अगले सीरीज़ में और शायद उनको थोड़ा सा अपने और थोड़ी सी पिटाई कर खानी है, अच्छी बात है। चेंज आएंगे इंडेक्स फ्यूचर्स में, मतलब एफआई के इंडेक्स फ्यूचर्स में। ये क्या गलत तो नहीं है ये? हाँ, 243 करोड़ की सेलिंग है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स बाइंग, अच्छा स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग जो है ना, वो एक्सपायरी से 1 दिन पहले आती है नॉर्मली, क्योंकि वो आर्बिट्राज अनवाइंडिंग होती है। आप कभी भी सीरीज स्टार्ट करते हैं तो एक फ्यूचर्स में बेचते हैं, कैश में खरीदते हैं, क्योंकि फ्यूचर्स प्रीमियम पे होते हैं, तो आपको कॉस्ट ऑफ कैरी मिलती है, और जब वो लास्ट दिन पे दोनों कन्वर्ज हो जाते हैं तो आप उसको रिवर्स कर लेते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है। निफ्टी, बैंक निफ्टी में मामूली से सेलेंगे 80 करोड़ की, 140 करोड़ की। 3-4 दिन से जो लगातार बाइंग का ट्रेंड था वो जरूर टूटा है हमारा, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उस पर आ जाते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग शॉर्ट। और स्टॉक फ्यूचर्स में देखिए आप, स्टॉक फ्यूचर्स में 40,000 लॉन्ग ऐड हुए, 22,000 शॉर्ट कवर हुए, तो थोड़े से लॉन्ग रोल ओवर हुए। यहाँ पर लॉन्ग शॉर्ट का जो अब रेशो है, अब वो 26% पर आ गया। भले ही नेट शॉर्ट
कम नहीं हुए इस बार, 1,07,000 पर हैं, लेकिन अब हम 26% के करीब हैं, जो 9 जुलाई के बाद सबसे बेहतरीन लॉन्ग शॉर्ट रेशो है आपका। इंडिया विक्स 2.3% बढ़ा, 11.86 पर आया। बहुत लोग कह रहे हैं कि इंडिया विक्स भी चल रहा है, मार्केट के चलने से ये खराब चीज़ है। नहीं, आप इस चीज़ को समझिए, कॉन्टेक्स्ट ये हमने F&O गुरुकुल में पढ़ा था। इंडिया विक्स के बड़े मूव्स ट्रेंड रिवर्सल पर आते हैं। ट्रेंड एकदम डाउन था, कंसोलिडेशन का था, उसका ब्रेकआउट है, इस वजह से ये इंडिया विक्स में इस तरीके के मूव्स आ रहे हैं। कल थोड़ा पुट कॉल रेशो बढ़ गया, 1.07 पर आ गया वर्सेस 0.76। बैन में एक स्टॉक एज इट इज़ बना हुआ है, 2 स्टॉक बने हुए हैं एज इट इज़, सेल और सम्मान कैपिटल, ये 2 स्टॉक्स हैं जो बैन में हैं, बाकी कोई बैन में चेंज नहीं है F&O के। तो ये आज का हमारा सेटअप बढ़िया, ग्लोब का हैंडओवर बढ़िया, सेंटिमेंट्स बढ़िया। ऐसे में निफ्टी की रणनीति की तरफ बढ़ा जाए। कल का सेशन भी बढ़िया था। आज एक्सपायरी के दिन क्या की लेवल्स होंगे और अप्रोच क्या रहेगा? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो पहला रेजिस्टेंस आई थिंक एक सेंस बन रही है कि एक 40-50 पॉइंट के गैप अप नहीं भी मिला, 26,000 पे थोड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन अब वो तो वेल डॉक्यूमेंटेड रेजिस्टेंस, उसकी बात करने कोई मतलब नहीं है। 26,100 से 26,150 ये आपके लिए बस सबसे क्रूशियल जोन रहने वाला है, सीरीज का हाई और ऑप्शंस का जोन, यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस मिलने वाली है। और अगर ये क्रॉस हुआ तो 26,250 तक का रास्ता खुलेगा, जहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपकी बची हुई रेजिस्टेंस आएगी, जहाँ पर प्रोग्राम ट्रेडर्स सेल करने के लिए बैठे होंगे। आपका ऑल टाइम हाई 26,277 का, याद रखिएगा, 26,250 से 26,300। सपोर्ट कहाँ मिलेगा? पहला सपोर्ट मिलेगा आपको 25,850 से 25,900। अगेन वो ऑप्शन राइटर का जोन जिसकी हमने बात भी की थी, और कल के लो से जस्ट ऊपर, और उसके बाद कल का लो 25,800 से 25,850। तो ये अब बेसिकली ये तो हमारे लिए पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 25,800। कल भी आपको याद होगा हमने बात की थी कि जब तक 25,800 डिसाइसिवली ना तोड़े, ट्रेंड बाय ऑन डिप्स का है, लॉन्ग रहें और सभी सौदों में 25,800 का एक स्टॉप लॉस रखें। अगर यहाँ खुले हम 30 पॉइंट ऊपर तो बाय करें खुलते ही, बहुत बड़ा गैप अप ना हो तो खुलते ही बाय करना है आपको। और पोजीशन जोड़ने का बेस्ट जोन रहेगा 25,900 से 25,950 का, और सेम स्टॉप लॉस जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स के लिए भी, करंट फ्रेश लॉन्ग्स के लिए भी 25,800 का। 25,800 का लॉन्ग स्टॉप लॉस इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए इंट्राडे में रहेगा, पोजीशनल ट्रेडर्स के लिए क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा बस। बिल्कुल ठीक है। ये हो गया निफ्टी के लेवल्स एक्सपायरी के दिन जो वॉच करने हैं। निफ्टी बैंक, कल सुबह से बहुत चर्चा हुई थी, दिग्गजों को छोड़ के आप बाकियों में फोकस करिए, सरकारी बैंक की तरफ टिल्ट करिए। कल क्या मूव्स थे सरकारी बैंक्स में, मिड कैप बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, सब वैसे ही परफॉर्म करते हुए नजर आए। दिग्गजों में मिला जुला रुझान था। निफ्टी बैंक लेकिन पोजीशन कैसा? कल अच्छा सेशन रहा उसके लिए। देखिए निफ्टी बैंक में पहले मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल बता देता हूँ। ये दोनों ऑप्शन राइटर्स की जोन है और आज एक्सपायरी है, उस हिसाब से और कुछ नहीं किया मैंने। 58,400 से 58,600 का रेजिस्टेंस है और 57,600 से 57,800 का सपोर्ट है। बेसिकली सपोर्ट के आसपास मिल जाए तो लें, रेजिस्टेंस के आसपास अगर कोलैप्स करे तो बेचें। लेकिन फ्रैंकली बोलूँ ना, इंडेक्स की जगह स्टॉक्स पर फोकस करें। ये हमारी लगातार बात हुई है। कल भी हमने PSU बैंक्स को लॉन्ग करने की बात की थी, और कल देखिए क्या PSU बैंकों में शानदार मोमेंटम आया। ये देखिए मतलब इंडेक्स है ये, और सोचिए स्टॉक्स में किस तरीके के मूव्स आए थे। अभी भी मुझे लग रहा है PSU बैंक से लीड करेंगे यहाँ से आगे जाते हुए, PSU बैंक्स और सेकंड टियर प्राइवेट बैंक्स। वो ये तक बात हुई, चाहिए तो उसका अपना खुद का इंडेक्स बना के इंडेक्स बना लीजिए, उसमें वो भी अच्छा करेगा। तो इन पर अपने आप को फोकस करिए। ये है निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी, लेवल्स टू वॉच आउट फॉर। एक बार खुलने देते हैं, उसके बाद बातचीत होती रहेगी मार्केट्स की ओपनिंग के बाद भी, कैसे पोजीशन नजर आ रहे हैं और कैसे एक्सपायरी के दिन का अप्रोच रखना है। लाइए अब जरा बिग स्टॉक्स का स्टिंग। कुछ चार्ट GPT में इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हाईलाइट हो गए थे, अब यहां पे आइए कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स की तैयारी। बिग स्टॉक्स में कौन कौन से? बिग स्टॉक में सबसे पहले है इंडस टावर। आई थिंक मेरे ख्याल से ये आज का शायद वन ऑफ द हीरोज ऑफ द डे भी हो सकता है। कल का चार्ट देखिए इंडस टावर का, कल वो जो वोडाफोन आइडिया वाली न्यूज़ आई उसकी वजह से एक पैरेलल चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको, आइडिया का भी और इंडस टावर का भी। और क्योंकि इंडस टावर का अपना खुद का भी बिजनेस काफ़ी स्ट्रांग है। देखिए और जिस तरीके से वोडा भागा उसी तरीके से इंडस टावर भागा। वोडा थोड़ा कोलैप्स हुआ, लेकिन इंडस फिर भी ठीक ठाक बना रहा। Q2 के नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन वोडा आइडिया वाली जो न्यूज़ है ना, वो इंडस टावर के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि वोडा आइडिया का सर्वाइवल, अब एक चीज़ क्लियर हो गई है, वोडा आइडिया सर्वाइव करने वाला है एज अ डिसेंट थर्ड प्लेयर। अब तक ये 2.5 प्लेयर वाली मार्केट थी, अब ये एज अ डिसेंट थर्ड प्लेयर सर्वाइव करने वाला है। और ये
देश के लिए भी अच्छा है कि 3 प्लेयर्स होंगे आशीष, ये अच्छी बात है। तो ये री रेटिंग वाला इवेंट है इंडस टावर के लिए। एबिटा परफॉर्मेंस भी अच्छा है कंपनी का। CLSA ने हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 520 का टारगेट है। हमारे व्यूअर्स को याद होगा 260 रुपये पे हमने इंडस टावर पे बात की थी, तब उसकी डिविडेंड यील्ड बताई थी कि 6% की तो डिविडेंड यील्ड थी वहाँ पर, कि वहाँ से खोने को बहुत कुछ नहीं था। और अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना इन्वेस्टर्स के लिए खोने के लिए बहुत नहीं है। ट्रेडिंग में क्या होता है, ये बीच बीच में कई बार प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है स्टॉक में, तो थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता है, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं और उस हिसाब से मैंने इसको ग्रीन में लिया है। ज़माने के बाद मैं वोडाफोन आइडिया को ग्रीन ले रहा हूँ। परफेक्ट। सितंबर में इनका सब्सक्रिप्शन लॉस ना के बराबर है और ये अभी भी देखिए 24% मार्केट शेयर वाली कंपनी है। अब अगर ये जो एजीआर वाला मामला है ना, ये पूरा सुलट गया, इसका असली टेस्ट होगा मार्च 2026 में। मार्च 2026 में एजीआर की अगली की ड्यू है। अब उसमें सरकार क्या करेगी, तो इसके लिए अब ये स्टॉक काफ़ी चला है। 10 से 11 के बीच में जो फंसे हुए इन्वेस्टर्स हैं वो बेचेंगे, जिनके पास FPO में 11 रुपये से हैं वो थोड़ा सा बेचने के लिए आएंगे। यहाँ से ना 11 के ऊपर टिकना बहुत ज़रूरी होगा आशीष। अच्छा, ये आइडिया जैसे शेयरों में ना टाइमिंग मैटर करती है। हमने 7 रुपये पर आइडिया पर अपना जो नेगेटिव व्यू था वो एंड किया था। 17 रुपये पे हमने कहा था कि अब आप इसका पैसा नहीं बनेगा 7 रुपये पे। लेकिन मैंने एक चीज़ कही थी, आपको याद होगा, कि बस अब मत बेचे इसको, अब कोई मतलब नहीं है। अब हो सकता है यहाँ पे कुछ सर्वाइवल अगर आपको मिल जाए तो इसके लिए तो वो काफ़ी कुछ मैटर करता है यहाँ पर। इसके बाद अब आइए वोडाफोन इंडसइंड बैंक पर। इंडसइंड बैंक भी इसी फैक्टर की वजह से मुझे लग रहा है कि एक पॉजिटिव फैक्टर है यहाँ पर, क्योंकि ये आइडिया के सबसे बड़े बैंकर्स में से एक है। 3200 करोड़ का एक्सपोजर है, काफ़ी कुछ ये ऑलरेडी प्रोविजन कर चुके हैं। तो अब अगर ये कंपनी सर्वाइव करती है और NPA नहीं बनती है तो हो सकता है वो राइट बैक भी हो। तो इस वजह से ये एक कंपनी स्टॉक होगा जो मेरे फोकस में रहेगा। और फाइनली SBI, इसको ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। हालांकि कल ये न्यूज़ आ गई है और अब तक ऑफिशियल इसका कोई एक्सेप्टेंस या डिनायल नहीं आया है। ये आपने कल बताया भी था कि इसमें कुछ ऑफिशियल नहीं है। हाँ, कुछ ऑफिशियल नहीं है। 49% सोचिए अगर MSCI में इसका वेट डबल हो गया तो कितनी बाइंग आएगी। अब ये अगर आ गया ना, ऑफिशियली अगर आ गया, PSU बैंकों में आग लग जाएगी, आप मान के चलिए इन लेवल से भी, क्योंकि अभी भी वैल्यूएशन कम पड़ सरकार का इंटेंशन सरकार का इंटेंशन है ये। देखिए अब क्या है ना, अब क्यों इस खबर को लोग पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरकार और RBI के कदम रहे ना, लग रहा है एक शिफ्ट, एक माइंडसेट शिफ्ट हुआ है। माइंडसेट शिफ्ट हुआ है कि नहीं करना है हमको, तो उस वजह से ये भी एक पॉजिटिव है। बेहद इंटरेस्टिंग आज के बिग स्टॉक्स। रखिए इंडस टावर को स्क्रीन पे, रडार पे रहेगा। अच्छे तिमाही नतीजों के चलते सीक्वेंशियल दिखने चाहिए और स्ट्रांग थे। वोडाफोन आइडिया अगर सरवाइव कर रहा है तो इंडस टावर के लिए बढ़िया है और ये इन्वेस्टर के लिहाज से एक अच्छा पिक अभी भी। वोडाफोन आइडिया फोकस में आता हुआ अब इन ग्रीन जा रहा है हिंदी से आवाज पे वोडाफोन आइडिया। इंडसइंड बैंक रडार पे रखिए, बैंकर टू वोडाफोन आइडिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रडार पे, जो चार्ट GPT में भी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर रहा था, चार्ट्स भी समीकरण बढ़िया थे, बिग स्टॉक्स की कड़ी पे भी रख रहे हैं उस रॉयटर की डेवलपमेंट्स के बीच में। कल भी अच्छे मूव्स बने थे और शायद लाइकली है आज भी इन ग्रीन ही एक कामकाज कर रहा होगा। बढ़िया बिग स्टॉक्स के साथ साथ अब पैनल दिखाता हूं आपको CNBC आवाज का। एक्सपायरी के दिन जो हमारी मदद कर रहे होंगे सब रेडी हैं। लाइए डायरेक्टर साहब जरा टॉप कॉल का स्टिंग। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। आज का बढ़िया सा टॉप कॉल। बिल्कुल गुड मॉर्निंग, सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। आज का जो बढ़िया स्टॉक है पसंद है मुझे, वो है बैंकिंग क्षेत्र थे लेकिन प्राइवेट बैंक इंडसइंड बैंक। ये मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक है, मेरा डिस्क्लोजर। अब ट्रेड करा 770 के आसपास। इसका जो ब्रेकआउट मिला ऑन हायर टाइम फ्रेम पे वो 765 के बाद। अगर यहां पर भी अगर क्लोज मिल जाता ना, यहाँ फिर तो हम कहेंगे आज फ्राइडे तक भी मिल जाता है ना क्लोज, यहाँ तक यहां से अपमूव मिलेगा करीब और हायर जोन लेके 800 के पार। लेकिन प्योरली फ्रॉम अ ट्रेडिंग साइड एंगल 780 85 785 पॉसिबल ट्रेडिंग एंगल। लेकिन इसके चार्ट स्ट्रक्चर में लगता है बढ़िया ब्रेकआउट मिला है फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। इंडसइंड बैंक। ओके, इंडसइंड बैंक। चलिए गावा सर की पिक हो गई, रचना जी के पास चलते हैं। रचना जी गुड मॉर्निंग। रचना जी बताइए आपकी पिक। जी गुड मॉर्निंग। और मेरी पिक रहेगी हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प में कल एक अच्छा स्विंग था और मेरा ये मानना है कि आज यहाँ पे एक माइनर सा
हमें पुल बैक मिल सकता है। अभी हम फ्यूचर के हिसाब से, नवंबर के फ्यूचर्स के हिसाब से 5680 पे है। 50 रुपीस के करीब का यहाँ पे अगर इंट्राडे पुल बैक मिलता है तो दैट कैन गिव अ गुड एंट्री अपॉर्चुनिटी। तो हम ऐसे लगा सकते हैं, हम इसमें 5580 पे और डिप पे बाय करेंगे विद अ स्टॉप लॉस एट 5580, और अपसाइड पे हमारा 2 to 3 डेज के हिसाब से टारगेट हो सकता है 5730 एंड 5800। गिर सकता है, गिरेगा और चलने के लिए आगे। उन डिप्स में आप दरअसल खरीदारी करने के मौके ढूंढिए हीरो मोटोकॉर्प में। मानस, गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, पीएसयू बैंकिंग पे ही ध्यान है और कैनरा बैंक बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए, फ्रेश फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के लिए। कल आखिरी के 15-20 मिनट में काफी बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था कैनरा बैंक में। तो करंट लेवल्स पे कैनरा बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी। 127.50 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 135 रुपए 135 के टारगेट सेट करेंगे। ये कैश लेवल्स हैं। 130 वाला कॉल ले सकते हैं नवंबर मंथ का, जो कि 4.85 रुपए के आसपास क्लोज हुआ था। तो उसके आसपास मिले तो 3.75 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 7.5 रुपए के टारगेट सेट करिए। डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके, चलिए अब आशीष भाई के पास आ जाए। आशीष जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी बताइए क्या आपने पिक किया आज? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी थीम के साथ ही जाना चाहूंगा तो यूनियन बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे भी मोमेंटम स्ट्रांग बना हुआ है और थोड़ा सा रिस्क ऑफ कंपेरेटिवली बेटर भी लग रहा है इसमें, क्योंकि अभी भी स्टॉक अपने रिसेंट 2 हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है और ब्रेकआउट के साथ साथ सेक्टर टेलमेंट भी बहुत स्ट्रांग बना हुआ है यहाँ पे। तो 143 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। 148 और 150 तक के टारगेट के लिए। यूनियन बैंक साथ में कैनरा बैंक, 2 सरकारी बैंक हैं रडार पे। सतपुता साहब गुड मॉर्निंग, आज का टॉप कॉल भाई साहब। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर जो है वो मेरी है कैम्स के चार्ट के ऊपर। कैम्स, सीडीएसएल, बीएसई, एमसीएक्स, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मोमेंटम आ रहा है और लगता है कि ये रेडी है, ये पूरा सेक्टर रेडी है। तो देखिए, अगर एक सिलेक्ट करना है देन आई वुड लाइक टू गो विद कैम्स। तो कैम्स का अगर आप चार्ट देखें तो कल इसमें एक टेक्निकल ब्रेकआउट है, एक रेंज ब्रेकआउट है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट है। 200 डे में के ऊपर क्लोज है, 3973 का क्लोज था। तो हमें बाय करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 3950। इसका स्विंग का टारगेट आएगा 4050 कैम्स। ओके, चलिए सामिल के पास चलते हैं। सामिल गुड मॉर्निंग। सामिल बताइए आपकी पिक क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरी पिक रहेगी L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म दोनों ही। लास्ट एक हफ्ते से थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है, एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। मुझे लगता है वो ऊपर की तरफ टूटेगा। 10 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट भी लिया है। ग्रेट सेटअप। टारगेट रहेगा 280 का और स्टॉप लॉस रहेगा 262 पर। सौमिल कह रहे हैं L&T फाइनेंस रडार पे। बैंक्स और फाइनेंशियल का तड़का तगड़ा है आज के टॉप कॉल्स में। आज के पिक्स हो गए। एक फंडामेंटल आइडिया के लिए गौरांग सर के पास चला जाए। सुप्रभात महोदय, आपका दिन शुभ हो। आज आप हम सब के लिए कौन सा संगठन लेकर आए जो आपको ज्यादा पसंद आ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर पहले देते थे कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज प्रातःकाल इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते, संभव है कि उनका निवेश हो। तो कल से लेकर के आज तक हम दूरसंचार क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को अनुमति दी है एजीआर ड्यूज को फिर से रिकंसिडर करने के लिए, तो कमूमन आशीष जी हम हमेशा बात करते हैं वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल, जियो टेलीकॉम की। लेकिन इससे ही लगती एक कंपनी है जिसका मेरे ख्याल से जिसकी चर्चा होती नहीं है, वो है टाटा कम्युनिकेशन। 1900 के पार कल जाकर के खड़ा था, करीबन 2% के ऊपर की बढ़त थी। यहाँ पर बुनियादी तर्क के आधार पर हम खरीदारी की राय देते हैं। 2100 के ऊपर का इसका एक मेरे ख्याल से सर्वोच्च स्तर बना था। हमें ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके की परिस्थिति और नीतियां खड़ी हो रही है,
इस शेयर पर अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो एक नया सर्वोच्च शिखर भी आपको देखने के लिए संभवतः हमें लग रही है। तो लंबी अवधि के लिए टाटा कम्युनिकेशन में खरीदारी करें। लंबी अवधि के लिए टाटा कम्युनिकेशन, गौरांग सर का एक बढ़िया सा आइडिया। गावा सर, ये डिस्क्लोजर को हिंदी में क्या बोलेंगे? अरे वो तो मेरे से एक सवाल मेरा भी है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे ये आप मेरे पहले जवाब नहीं दे रहे हो, आप उल्टा। हाँ, वैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है। डिस्क्लोजर तो खुलासा, जैसे अगर मैं गूगल सर्च करूं तो खुलासा, गौरांग सर ने खुलासा करा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ? मतभेद हुआ, गौरांग सर, है ना? अंदरूनी मतभेद। अंदरूनी मतभेद। अंदरूनी मतभेद याद करिएगा बस सर, कब पता नहीं आपका डिस्क्लोजर कब आएगा, शुद्ध हिंदी का पता नहीं। मैं सोच रहा हूं मैं खुद का डिस्क्लोजर देते थे, इनकी कंपनी का नाम नहीं ले लूं। प्रकाश गावा की जगह इनकी कंपनी का नाम दे दिया तो। आज के टॉप कॉल्स का रिकैप दे रहा हूं। गावा सर को इंडसइंड बैंक पसंद आ रहा है। लॉन्ग टर्म इनकी होल्डिंग है, भाई साहब डटे खड़े रहे। 600 तक का भाव देगा गावा सर ने छोड़ा नहीं। ड्यू डिस्क्लोजर के साथ इंडसइंड बैंक बढ़िया सेटअप है, 765 का स्टॉप, तेजी का मन। हीरो मोटोकॉर्प, रचना जी कह रही है हो सकता है थोड़ा बहुत दबाव आ रहा हो, लेकिन डिप्स में खरीदारी करने के मौके ढूंढिए। मानस को कैनरा बैंक पसंद आ रहा है, और चाहे तो कैनरा बैंक का मेरे ख्याल से 130 का कॉल उन्होंने मेंशन करा है, वो भी लिया जा सकता है। बहती साहब कह रहे हैं यूनियन बैंक ट्रेंड के साथ ही रहेंगे, 143 का स्टॉप है, यहाँ पे तेजी का मन। सतपुते साहब कैम्स के साथ जा रहे हैं। कल कैपिटल मार्केट स्टोरीज भी बढ़िया कर रही थी। 3950 का स्टॉप है, खरीदने का मौके ढूंढिए। और शामिल कर रहे हैं एल&टी फाइनेंस, उनको उनकी टीम को पसंद आ रहा है, वो भी एक खरीदारी करने का कॉल 262 के स्टॉप के साथ। और गौरांग सर कह रहे हैं टेलीकॉम प्ले में एक और इंटरेस्टिंग आइडिया है, टाटा कम्युनिकेशन। लंबी अवधि में यहां से और भी बढ़िया रिटर्न्स देने की तैयारी कर रहा है स्टॉक, इसीलिए एक्यूमुलेट करने के मौके ढूंढिए। ओके, चलिए अब यतिन और आशीष जुड़ गए इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। खबरों वाले स्टॉक की तरफ बढ़ा जाए, और पहले क्योंकि कई सारे वायदा के रिजल्ट्स आए थे, उनको एक एक करके इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को मैप कर लिया जाए। यतिन, सबसे पहले आईओसी, कैसे लग रहे हैं नंबर्स? गुड मॉर्निंग आशीष। और अगर हम बात करें तो आईओसी के नंबर्स काफ़ी शानदार हैं। एक चीज़ ऐसी है इसमें कि पिछले क्वार्टर कंपनीज जो ऑयल मार्केटिंग स्पेस में थी, इनका इन्वेंट्री लॉस होता था। इस क्वार्टर में वो मिसिंग है, जिसके वजह से मुनाफा सिक्वेंशली आपको 34% बढ़ के 7,600 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ नज़र पड़ रहा है। भारत में काफ़ी कम कंपनियां हैं जो इस प्रकार के क्वार्टरली प्रॉफिट्स देती हैं, तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। रेवेन्यू हालांकि 7% नीचे है। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की तो काफ़ी शानदार रहा है। एबिटा में लगभग 16% का ग्रोथ है सिक्वेंशली, और मार्जिन्स भी 8.2% के आसपास आते हुए नज़र पड़ रहे हैं, जो लगभग 150 बेसिस पॉइंट्स बढ़ते हुए आपको लगभग देखने को मिल रहे हैं। ईयर टू डेट कंपनी के शेयर्स में 13-14% का रिटर्न है। देखते हैं इस शानदार नंबर्स के बाद स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। एक्सपेक्टेड था इस टाइम, लेकिन एक्सपेक्टेशन से भी थोड़ा बेटर नंबर यहाँ आपको आता हुआ नजर पड़ा है आईओसी के लिए। बिल्कुल, आईओसी के नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है। ब्रोकरेज क्या करें आशीष? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और थम्स अप दिया नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस ने। खासतौर पर अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में लिखा गया है कि इनके अनुमान से और कंसेंसस से भी काफ़ी बेहतर यहाँ पर नतीजे देखने को मिले। और ख़ास बात ये भी बता रहे कि जो मार्केटिंग वॉल्यूम्स हैं, ये भी जो इंडस्ट्री ग्रोथ 2% की है, इनकी ग्रोथ 5% की यहाँ पर देखने को मिली है। इंटीग्रेटेड जो मार्जिन हैं, ये पिछले 2 साल में सबसे बेस्ट देखने को मिले हैं। और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आगे जाके रशियन ऑयल इंपोर्ट्स कैसे होते हैं, इसके ऊपर खास नजर रहेगी। वहीं नोमेरा भी अगर आप देखें तो स्टॉक पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। 160 का टारगेट है। मॉर्गन स्टैनली ने भी यहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग दी और 168 रुपए का टारगेट दिया। इंटरेस्टिंग। कल सारे ओएमसीज गजब करे हुए थे। बहती साहब, आप कच्चे तेल रिलेटेड स्टोरीज को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हो। आईओसी चार्ट्स पे कैसा स्टैकअप हो रहा है? जी आशीष जी, पूरे के पूरे तीनों के तीनों ओएमसीज में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, और आईओसी में तो एक क्लीन ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। हमें लग रहा है कि इसे कोई भी डिप आती है तो यहाँ खरीदारी की जा सकती है। जिनके पास लॉन्ग है बने रहे। आई थिंक 162 तक का जोन इसमें इजीली देखने मिल सकता है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 153 का एसएल मेंटेन करे। ये हो गई आईओसी की बात। दूसरा इंपॉर्टेंट, हमने अपफ्रंट चर्चा भी करी थी, इंडस टावर्स। यतिन, नंबर्स कैसे लग रहे हैं? नंबर्स अगर आप एडजस्ट कर लें तो अबव एक्सपेक्टेशन है, लेकिन जो रिपोर्टेड नंबर्स है मैं पढ़ देता हूं। मुनाफा लगभग 1840 करोड़ के आसपास आया है।
रेवेन्यू 8,200 करोड़ के आसपास सिक्वेंशली आपको यहाँ दिखेगा, लगभग 2% का जंप। एबिटा भी अगर आप देखें तो 4,600 करोड़ रुपए के आसपास आया है, लेकिन ये गिरावट आपको इसके लिए दिख रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्योंकि जो रिसीवेबल्स हैं उस पर काफ़ी एडजस्टमेंट किया हुआ है एबिटा बेसिस पे। तो अगर आप उसको एडजस्ट कर लें तो साल दर साल बेसिस और सिक्वेंशियल बेसिस पे मार्जिन आपको बेहतर ही दिखेंगे। और अगर हम कंपनी की बात करें तो अफ्रीका में इन्होंने फिर से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर्म अप किया है प्रेस रिलीज के मुताबिक। हालांकि एक कंसर्न जो स्ट्रीट का है वो है डिविडेंड को लेके। पिछले क्वार्टर से कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस नहीं किया है, इस क्वार्टर भी किसी प्रकार का कोई क्लैरिटी नहीं है। तो शायद अगर उस पर क्लैरिटी आए या कोई मैनेजमेंट की कमेंट्री आए तो शायद आपको एक पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक देता हुआ नजर पड़े, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट Q2 के नंबर्स इन लाइन से थोड़े बेहतर वर्सेस द एक्सपेक्टेशंस। ओके, और ब्रोकरेजेस क्या करिए इंडस टावर्स? पॉजिटिव है ब्रोकरेज रिपोर्ट सी पे कि ये वोडाफोन के आउटकम पे? अभी तो रिजल्ट के ऊपर है। और रिजल्ट के ऊपर हालांकि कंसर्न इन्होंने ये भी कहा है कि डिविडेंड के ऊपर कुछ नहीं आया, और साथ में अगर आप देखें तो एडजस्टमेंट्स यहाँ पर भी किए हैं, लेकिन इन एडजस्टमेंट के बाद अगर आप देखें तो जो नतीजे अनुमान से थोड़े से बेहतर यहाँ पर देखने को मिले। हालांकि कुछ खास बात ये कि जो टेनेंसी एडिशन है ये आंकड़ा थोड़ा सा अनुमान से कमजोर देखने को मिला। हालांकि देखना होगा कि स्टॉक कैसे रिएक्ट करे। सीएलए से हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और 520 रुपए का टारगेट दिया है। ओके, 520 तक के टारगेट सीएलएसए की तरफ से। चलिए अब कुछ और नंबर्स की बात करते हैं। 4 F&O के नंबर्स, सोना BLW, PNB हाउसिंग, मजगांव डॉक और केफिन टेक, और एक बड़ा कैश मार्केट का नंबर पहले ये भी F&O में था, बाटा। यतिन गुड मॉर्निंग, सबके नंबर्स बता दीजिए। गुड मॉर्निंग अनुज। और देखिए सोना BLW ये स्टॉक पे नजर रखते हैं। मुनाफे में 20% का साल दर साल जंप देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू भी लगभग 23% से बढ़ते हुए नजर पड़ रहे हैं। एबिटा और मार्जिन्स में भी आपको सुधार देखने को मिल रहा है एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले। 2-3 चीज़ें जो मैनेजमेंट ने येस्टरडे एनालिस्ट लोग को कही, यूरोप में 3 बड़े कॉम्पिटिटर्स ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पे हैं, तो शायद बिजनेस वहाँ बढ़ता हुआ नजर पड़े। और जो ईवी में टेम्पररी डिस्ट्रप्शन आया था उसके बावजूद कंपनी की ओवरऑल सेल्स ग्रोथ अच्छी रही है, तो ये स्टॉक रेडार पे रखिए। इसके अलावा मैजगांव डॉक, यहाँ नंबर्स अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। मुनाफा 750 करोड़ रुपए हुआ है, जो कि 28% की ग्रोथ है साल दर साल बेसिस पे। एबिटा 36% बढ़ा है, और मार्जिन अगर आप देखें तो लगभग 5% बढ़ के लगभग 23.5% के ऊपर आते हुए नजर पड़ रहे हैं। 6 रुपए का कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया हुआ है। इसके अलावा बाटा की बात करते हैं, कैश मार्केट का नंबर है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 70% गिरा है, रेवेन्यू 4% गिरा है, और एबिटा 17% गिरा है। कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो वीक रही है, और दूसरा कि जो GST ट्रांजिशन है वो बहुत सारी कंज्यूमर स्ट्रोक FMCG कंपनियों को इम्पैक्ट कर रही है, तो ये स्टॉक को रिडार पे रखेंगे। इसके अलावा के फिनटेक का ये नंबर देखते हैं। नेट प्रॉफिट 93 करोड़ आया है, माफ़ कीजिए, 4% की बढ़त। रेवेन्यू 10% बढ़ा है, और मार्जिन अगर हम देखें तो 44% के आसपास स्टेबल है, जो पिछले साल लगभग 45% के आसपास। ये हो गए सारे इंटरेस्टिंग नंबर्स। अच्छा, इसमें